एक साल से एक बात। दूसरी बात यह है किसी खास वर्ग के लिए या सभी के लिए है? देखिए, आयुष्मान योजना में जैसा मैंने आपको बताया 60 करोड़ नागरिक जो हैं वो लोग कवर्ड हैं। और अभी आपने इस बजट में देखा होगा, अगर मेरी जानकारी सही और सही याद आ रहा है, कि हमने उस एज को, जो वरिष्ठ हमारे नागरिक हैं उनके लिए एज को बढ़ा के 60 to 70 भी कर दिया था। और एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होता है। और ये ऐतिहासिक एक योजना है विच इज़ अ सेल्फ इवॉल्विंग स्कीम। इसके जो मापदंड है, ये फीडबैक लेने के बाद उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए, उसका सैचुरेशन कैसे बेटर किया जाए, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। सर, सवाल ये है कि एक साल से हरियाणा में जो है बंद है, आयुष्मान योजना की जो लाभ है वो नहीं मिल रहे। वो क्यों नहीं मिल रहे, वो कब मिलेंगे? आपने कह दिया कि केंद्र में इतने करोड़ों रुपए की हमने योजना दी है, लेकिन आयुष्मान योजना हरियाणा में एक साल से बंद है, वो कब शुरू होगी, वो क्यों नहीं हो रही? उस पर आप प्रकाश क्यों नहीं डाल रहे? मैं बिल्कुल प्रकाश क्यों नहीं डालूंगा, मैं तो आया इसीलिए हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, हर जगह प्रकाश होगा। और मैंने आयुष्मान योजना के आपको आंकड़े दिए। हरियाणा के संदर्भ में आप ये जानकारी दे रहे हैं कि अभी इस वक्त रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि मैं प्रवक्ता होने के नाते और आपका सिपाही होने के नाते ये बात ज़रूर कहूँगा कि जल्द से जल्द इसका रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस, जैसा मैंने आपको कहा, सैचुरेशन बढ़ाना हमारा मकसद है, और रजिस्ट्रेशन हो और लोग आए, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। इससे स्पष्ट मैं आपको जवाब नहीं दे सकता, लेकिन हमारी सरकार की प्रतिबद्धता ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर हो, रजिस्ट्रेशन नए होंगे और लोग इसमें सम्मिलित होंगे। सर, हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा पे लगातार कब्जा बढ़ता जा रहा है। भी कब्जा चढ़ रहा है, तो आप बात करते हैं बजट सुधारीकरण, तो हरियाणा पे ये बजट का मुद्दा लगातार चढ़ता जा रहा है। देखिए, मैं दो बातें कहूँगा। पहली बात तो, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश की भी मैं बात कर लूँ, और बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जहाँ से मैं आता हूँ, अभी वहाँ परसों बजट पेश हुआ तो एक डेफिसिट बजट होता था, और आज की डेट में उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, सरप्लस बजट दिया है। ये ऐतिहासिक बात है। ऐसे ही हरियाणा में कुछ पुरानी सरकारें, जिनको इतना ज्ञान नहीं था, कर्जा लेके हरियाणा पे डाला। लेकिन अब हमारे दो उद्देश्य हैं, और इन दो उद्देश्यों को समझिएगा। पहली बात, इन द लॉन्ग रन ये जो डेफिसिट है, कर्जा है, डेट है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाए और अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट प्रदेश हरियाणा बने, एक जिसकी तरफ हम अग्रसर हैं। लेकिन दूसरा जो और महत्वपूर्ण है, कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं किसी भी प्रदेश में कि जो उनकी ज़रूरतें हैं, मूलभूत ज़रूरतें हैं या विकास के लिए आवश्यक है, उनके बजट के अलावा उनको अनुदान और सपोर्ट केंद्र से मिले। हमने देखा है कि बिना भेदभाव किए, और यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, तो केंद्र की सरकार हरियाणा को हर वो मदद करती है जिससे कि प्रदेश की जो आवश्यक मूलभूत ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। और मेरा ये मानना है कि प्रदेश की सरकार जैसे जैसे विकास की तरफ अग्रसर होगी, ये डेफिसिट कम हो जाएगा। और दूसरा, केंद्र की सरकार हमेशा हरियाणा के लिए है, सहयोग भी करेगी, अनुदान भी देगी, और सुनिश्चित करेगी कि अपने पैरों पे हरियाणा आगे चले, नहीं दौड़े। भाटिया जी, ये बताएं कि अमेरिका दौरे के बावजूद, जो है मोदी जी के अमेरिका दौरे के बावजूद, हमारे प्रवासी भारतीयों को सम्मानजनक वापसी क्यों नहीं सुनिश्चित हो? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे विश्व में, आज आप जाइए और भारत का पासपोर्ट अगर आपके हाथ में है तो आपका सम्मान सर आंखों पर रखते हुए वो किसी भी देश के पासपोर्ट से ज़्यादा सम्मान आपको मिलता है। जो आपने बात करी उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू, देखिए, आपको एक बात समझनी होगी, हमारे देश के अंदर जो घुसपैठिए हैं वो आते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है, और करोड़ों में 3 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठिए बताते हैं, पश्चिम बंगाल हो, असम हो, और उसके बाद वो देश में
विभिन्न प्रदेशों में फैल जाते हैं। और सर्बानंद सोनोवाल का जजमेंट है, क्योंकि मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं सुप्रीम कोर्ट का, आप पढ़िएगा उसमें क्या लिखा है। हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए वो खतरा है, जो लोकल जॉब्स हैं वो छीन लेते हैं क्योंकि वो कम जो वेतन पे काम करने के लिए तैयार है। तीसरा, जो कल्चरल डेमोग्राफी है, आपका अपना कल्चर है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, वो उसको खत्म करते हैं। और भारत हमेशा से एक बात कहता रहा है, एक एक घुसपैठियों को, और खासकर मोदी जी की सरकार में, हम वापस भेजें। तो असूलन अगर हम किसी को वापस भेजना चाहते हैं जो अवैध रूप में भारत में आया है, तो हमें एक आइडियल कंट्री बन के पहले ये करना है कि अगर कोई गलत गया है तो हमारा देश उसे स्वीकार कर रहा है, जो भारत ने करके दिखाया है। लेकिन जो बात आपने कही, सबसे ज्यादा जरूरी यह है, ये बदहाली भारत की पिछली सरकारों में क्यों हुई कि यहां का युवा अवैध रूप में बाहर जाने के लिए मजबूर हुआ। वो मेहनत करने के लिए तैयार था, वो मेहनत कश था, लेकिन उसके पास रोजगार के अवसर नहीं थे तो वो बाहर जाता था। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उसको लाए हैं वापस, हम उसको ऐसा भविष्य दें कि वो, उसका परिवार और उसके बच्चे कभी मजबूर ना हो कि वो बाहर इस तरीके से जाएं। वो जाएं तो सम्मान से जाएं, विधिक तौर पे सही होके जाएं, पासपोर्ट पे ठप्पा लगे, और ये सुनिश्चित करेंगे मोदी जी। और वो मैं उसमें भी आपको बता दूं, देखिए, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एवरी डिपोटेशन हैज प्रोटोकॉल्स। जो प्रोटोकॉल्स उस देश के थे उस हिसाब से उन्होंने भेजा, जो कतई भी सही नहीं है। और इस बात को हमारी जो सरकार है उसने जो सही चैनल है उस माध्यम से उठाया है, और ये सुनिश्चित किया जाएगा। आप, अगर मेरी जानकारी ये है कि जब दूसरी और तीसरी फ्लाइट आई तो उसमें बहुत सी चीजें जो कड़ाई पहली फ्लाइट में थी उसमें उन्होंने ईज आउट किया, जैसे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए उन्होंने उसको ईज आउट किया। और हम ये प्रयास जारी रखेंगे कि हम किसी को अगर वापस लेते हैं और वो भेज रहे हैं तो ऐसे भेजे दैट दी लिबर्टी एंड दी डिग्निटी ऑफ दैट इंडिविजुअल इज नॉट कॉम्प्रोमाइज। इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, एक एक करके, वन बाय वन। सौरभ जी, आपने कहा कि मोदी जी के दिलों के अंदर जो है किसान बसते हैं, और अगर किसानों की बात करें तो वो लगातार एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं, तो क्या उनको मिल पाएगी, क्या गारंटी? देखिए, मैं तो बड़े गर्व से हरियाणा में बैठा हूं, इसलिए कह सकता हूं, ये ऐसा प्रदेश है जहां चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान मैं आया भी था, तो हमने एक वादा किया 24 फसलों पे एमएसपी देंगे। शायद ये कहीं और नहीं हुआ, 24 फसलों पे एमएसपी हमने दी। और आपको बता दूं कि मेरे पास एक तुलनात्मक चार्ट था, जो सही अगर याद है, ये 8 से 9 फसलों पे होती थी जब दूसरी सरकार कांग्रेस की थी। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं बजट की बात कर रहा हूं, राष्ट्र की बात कर रहा हूं, एक आंकड़ा आपको बहुत ईमानदारी से देता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आप जानते हैं कि 2000 रुपए हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जो है किसान को मिलता है। 4 महीने बाद 2000 रुपए, 500 रुपए महीना। हाँ, और ये टोटल अगर आप करें तो 3,25,000 करोड़ रुपए, 12 करोड़ किसान भाई जो हमारे देश भर में हैं उनके खातों में सीधा गया है। और यूपीए सरकार में 65,000 करोड़ रुपए उन्होंने कहा था कर्जा माफ करेंगे। ये बात है 2008-9 की, क्योंकि चुनाव सर पे था, और उस 65,000 करोड़ को माफ करने में भी एक घोटाला हो गया। सॉइल कार्ड देना हो और फसल बीमा योजना हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं कि करोड़ों करोड़ हमारे जो भाई बंधु हैं ये लाभान्वित होते हैं। और हरियाणा में, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और प्रदेश दोनों ये सुनिश्चित करेगा कि उनका सम्मान हमेशा बढ़े। एमएसपी की गारंटी के बारे में आपने पंजाब में कहाँ दिक्कत? आपने गारंटी एक सर, आपका एक क्वेश्चन ले लिया अभी। पंजाब में कहाँ दिक्कत आ रही है? आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, आप किसानों को दे रहे हैं, यहाँ सब कुछ। पंजाब में कोई दिक्कत है देने में या क्या? देखिए, पंजाब में मैं तो ये कहूंगा, पंजाब की जनता भी चाहती है कि डबल इंजन की सरकार बने,
और जिस तरह से हरियाणा आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, उस तरह से पंजाब भी आगे बढ़े। और सर्वोच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी करी थी, मैं आपको बता दूं, किसानों पे लाठीचार्ज किया तो भगवंत मान ने किया, और वहां पे जब किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, तो उनसे बात करने के लिए भी कोई नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाते हुए पंजाब सरकार से पूछा कि आप इनसे बातचीत भी क्यों नहीं कर रहे। और पंजाब की सरकार निठल्ली निकम्मी, कुछ करे ना करे, मैं जिम्मेदारी से ये कह सकता हूं कि केंद्र की सरकार और नरेंद्र मोदी जी जरूर, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, पूरे देश का किसान है, उसका हित जरूर करेंगे, उसके सम्मान की रक्षा जरूर करेंगे। किसान के साथ बातचीत भी है। सर, आपने बाहर जाने की बातें की कि एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू सर्वे एजेंसीज देखा जाए तो नंबर 1 हरियाणा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर, तो नौकरियां कहाँ है? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, रोजगार के अवसर पैदा करना और नौकरियां देना ये हमारी जिम्मेदारी है। सर, पेपर ले लिए जाते, रिजल्ट कैन आई आंसर? आप एक और पूरा कर लो क्वेश्चन, फिर आई ट्राई टू आंसर। नहीं, आप वो अच्छा नहीं लगेगा, आप बीच में मैं टोकूंगा, आप करो, पूरा कर लो। हो गया, थैंक यू। सर गौरव जी, आप आज हिसार में, मैं इसका पहले इसका कर, देखिए, रोजगार के अवसर पैदा करना आवश्यक है, और इसीलिए मैं आपको ऑफ हैंड, आपने एक प्रश्न पूछा और मेरा प्रयास ये नहीं कि गोलमोल बात करके इधर उधर निकाल दूं, आपको कुछ आंकड़े दे पाऊं, कुछ दिखा पाऊं कि बदल रहा है, ये मेरी एक कोशिश है और ईमानदारी से। सबसे पहले ईपीएफओ का डेटा, जो कि सबसे ऑथेंटिक डेटा होता है रोजगार के अवसर कितने पैदा हुए ये देखने के लिए, तो 10 साल में 18 करोड़ नए ईपीएफओ अकाउंट बने, जो डेटा हमने सार्वजनिक किया। इसका मतलब औसतन 1.8 करोड़ नौकरी लगी हमारे नागरिकों की पिछले 10 साल। दूसरा, केवल नौकरी लगना ही नहीं जरूरी है, यह भी जरूरी है कि रोजगार के अवसर पैदा किए जाए। और मुद्रा योजना जो हमारी स्कीम है, इसमें करीब 53 करोड़ ऐसे लोन्स दिए गए हैं जिनसे रोजगार के अवसर पैदा हुए। ये रोजगार के अवसर जब पैदा होते हैं तो एक व्यक्ति अगर लोन लेता है और व्यापार करता है या वो बिजनेस करता है, तो वो 2 से 3 से 4 लोगों को और एम्प्लॉय करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक तुलनात्मक बात, अभी एक आंकड़ा बहुत अच्छा दिया मेरी बहन ने, मैं आपके बीच में रख दूं क्योंकि यह आवश्यक है, हरियाणा में बैठे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 10 साल में 75,000 सरकारी नौकरियां दी थी उन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में 2 लाख। तो अगर मेरी गणित ठीक है तो ये करीब करीब 3 गुना होता है, 270% होता है। और इसके अलावा ये जो बजट की मैंने बात करी, बजट पे वापस आते हुए एक बात और आपको कहना चाहूंगा, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने बताया ना 10 लाख करोड़ का हो रहा है, रोड बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, अस्पताल आएंगे, इससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। व्हेन यू इन्फ्यूज कैपिटल इन एन इकोनॉमी इट क्रिएट्स ग्रेटर जॉब्स, और इसीलिए इस कैपिटल इन्फ्यूजन की बात करना आवश्यक है। और हरियाणा और तमाम और प्रदेश हैं, जब डबल इंजन की सरकार होती है तो जो केंद्र की योजनाएं हैं उसका लाभ प्रदेश की सरकार लेती है और कोई रोड़े नहीं लगाती है। जैसे दिल्ली की अभी बात कर रहे थे, तो वहां पे मैं आपको बताऊं, आयुष्मान योजना लागू नहीं करी, पहली कैबिनेट हुई, हम लोगों ने फैसला किया आयुष्मान योजना लागू हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं करी, तो ये लाभ हरियाणा सरकार उठाती आई है। और हरियाणा सरकार जो भी मांग रखेगी, बड़ी जिम्मेदारी से ये कह सकता हूं, संवेदनशील सरकार केंद्र में है, उन मांगों पे विचार करके हरियाणा को ज्यादा से ज्यादा दिया जाए, ये सुनिश्चित। सर, आपने गौरव जी, आप ऐसे समय में आए जब यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक सेकंड, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक सेकंड हो जाए प्लीज। आपको रेगुलेट ये करना पड़ेगा, एक बंदा
और जिसने पूछ लिया एक तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार बार बार कह रही है, मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि ये एक छोटी सरकार का चुनाव है, और आप भी इस वक्त ऐसे समय में आए हैं जब चुनाव चल रहे हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगे पूरे हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि 9 जगह। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने प्रदेश इसलिए आया हूँ क्योंकि आपने बुलाया है मोहब्बत से। एक बजट आया जिसके आंकड़े मुझे आपके समक्ष रखने थे और ईमानदारी से मैंने प्रयास किया रखने का। चुनाव लोकतंत्र की नींव है और हम लोग डबल इंजन की बात करते हैं, और क्यों करते हैं उसका सबसे बड़ा कारण है समन्वय। अगर राजनीति बीच में आ जाती है तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है? जनता को होता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि विपक्षी पार्टियों की सरकारें प्रयास करती हैं कि अच्छा काम केंद्र कर रहा है तो वो ना हो, रुक जाए कि वाहवाही होगी। ये सोच भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की नहीं है। अगर हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं और वो ट्रिपल इंजन होगी तो और बेहतर होगा। तो मैं यही कहूँगा कि चुनाव हमारे लिए लक्ष्य नहीं है, चुनाव हमारे लिए केवल एक माध्यम है हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए। और हरियाणा की जनता आज नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और नायब सिंह सैनी जी में विश्वास करती है, इसलिए हमें यकीन है हमें पुनः आशीर्वाद मिलेगा। सर, आपने शौचालय की बात कही थी, लेकिन हम आपकी बीजेपी इस आइडियोलॉजी पे भी चलती है जहां सोच बड़ा शौचालय, लेकिन आज भी अगर हरियाणा में देखा जाए तो शौचालय जो है वो भी ना होने के बराबर है। जो वहाँ का कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, तो क्या इस पे भी कोई कार्य किया जाएगा? देखिए, मैं आपकी कोई भी बात का खंडन करने नहीं आया हूं। मैं एक बात कहूंगा, आंकड़ों के साथ मैंने बताया कितने शौचालय दिए हैं, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी से यहाँ कहूंगा हमारी बहन बैठी हैं, हमारे तमाम यहाँ पे पदाधिकारी बैठे हैं। आपको हरियाणा के किसी कोने में लगता है अगर शौचालय की कमी है, आप दीजिए, बताइए, और वहाँ शौचालय बनेगा, इस गारंटी के साथ में आपको। हरियाणा के अंदर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर